फिर जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसी का दामाद अलाउद्दीन खिलजी या भतीजा अलाउद्दीन खिलजी रूल करता है 1296 से 1319 तक। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद भी था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से शादी की थी, जैसा कि आप पद्मावत की मूवी में भी देख सकते हैं। तो 1290 में भिलसा को अधीन करने के उपरांत कारा के साथ साथ उसे अवध का इक्ता प्रदान किया गया। 1292 में क्या हुआ? अवध का इक्ता का मतलब आपको पता है, भूमि का समझौता किया गया उसके साथ। वह अरीजीय मुमालिक यानी कि युद्ध मंत्री के रूप में चुना गया था अलाउद्दीन खिलजी। 1296 में उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी और उसकी गद्दी पर बैठ गया था। तो 1296 में क्या करा उसने? अलाउद्दीन खिलजी को मार दिया और उसकी गद्दी पे बैठ गया। उसने उलेमाओं का भी हस्तक्षेप बंद कर दिया। उलेमा कुछ एक महत्वपूर्ण ग्रुप था जो कि हस्तक्षेप करता था सुल्तानों में, उसने उनके भी हस्तक्षेप को बंद कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार सुधार क्या था? बाजार सुधार प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी थी। उसने क्या करा? आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में कमी कर दी, कि जो आवश्यक जो मेन वस्तु है उसके रेट गिरा दिया उसने। गुप्तचर के द्वारा वो बाजार की जानकारी भी रखता था, जैसे सीआईडी के तौर पे भेजता था गुप्तचर को कि जानकारी रखे बाजार में क्या चल रहा है। उसने क्या करा? व्यक्ति को ट्रेंड करा कि पहले तो क्या होता था, शासक क्या करते, जिस मर्जी को अपनी सेना में ले आते थे और उनको रख लिया जाता था। पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा? अपनी सेना के अंदर ट्रेंड, पहले उनकी ट्रेनिंग होती थी, अगर वो सही बैठते थे ट्रेनिंग के अंदर तब उनको भर्ती करता था वो सेना में, और हर महीने उनको क्या दिया करता था? वेतन। उसने ही हुलिया प्रणाली को भी शुरू किया। हुलिया प्रणाली में क्या करा जाता था? सैनिकों के रंग रूप आदि का ब्यौरा रखा जाता था कि उनके सैनिक कौन कौन से हैं और कैसे दिखते हैं। तो और उसने अपने घोड़ों की पहचान के लिए दाग प्रणाली को भी शुरू कर दिया था। इसमें क्या होता था? जो उनके सैनिकों के घोड़े थे या अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा था, उस पे निशान लगा दिया जाता था, जिससे पता चल सके कौन से घोड़े उनके हैं और कौन से दूसरों के हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, हुलिया प्रणाली स्टार्ट करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, बाजार सुधार भी किया था और घोड़े को और दाग प्रणाली भी शुरू करी थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई इमारतें कौन सी है? अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था, और हौज खास जो दिल्ली के अंदर है वो क्षेत्र का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। चोर मीनार भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था जो कि दिल्ली में है। जमियात खाना भी बनवाया था, श्री फोर्ट को भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। ये सब दिल्ली के अंदर ही है। फिर गुजरात पर जीत कैसे करी? गुजरात पर जीत के लिए 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापतियों को भेज दिया। एक का नाम था उलुग खान, दूसरे का नाम था नुसरत खान, जिसके कारण गुजरात का जो शासक था रायकरण जान बचाकर भाग गया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी सेना ने सोमनाथ मंदिर को जीत लिया था, और बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने माल लूट लिया वहां से, और बहुत सारे गुलामों को कैद कर लिया, यानी कि बंदी बना लिया। उसमें से एक जो था मलिक काफूर था, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा मलिक काफूर का, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति था। तो मलिक काफूर पहले कौन था? वही गुलाम जिस गुजरात से जो गुलामों को बंदी बनाया गया था, उनमें से एक था गुलाम मलिक काफूर, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति भी बन गया था। उसके बाद में राजस्थान पर जीत। गुजरात के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। उसने ये आक्रमण इसलिए करा क्योंकि रणथंभौर के जो शासक थे हमीर देव, उन्होंने मंगोल सैनिकों को शरण दे दी थी, जिससे और खिलजियों को भी देने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा इनको अपनी सेना को। नुसरत खान की भी जान चली गई। जब उन्होंने अपनी सेना को भेजा तो उसमें नुसरत खान की जान चली गई, जिसने यहाँ पर गुजरात पे चढ़ाई करके गुजरात को जीत लिया था, के सोमनाथ मंदिर को। तो इसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने खुद मैदान में उतर कर 1301 में इस किले को जीत लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी फिर खुद मैदान में उतरा
और 1301 में रणथंभौर को जीत लिया। और 1303 में गए वो चित्तौड़, जिसमें राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती से आकर्षित होकर उस किले पर आक्रमण किया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि उन्होंने क्यों आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, कि वो आकर्षित हो गए थे पद्मावती से। तो आक्रमण किया गया था 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद मलिक काफूर जो उसका सेनापति था वो गद्दी पर बैठ गया था, उसको कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने भी हटा दिया। फिर उसके बाद मलिक काफूर मारा गया, खुसरो ने गद्दी हासिल की। उसके बाद खुसरो को गयासुद्दीन तुगलक के असंतुष्ट अधिकारियों ने मार दिया। और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की मौत के 4 साल बाद खिलजी साम्राज्य समाप्त हो गया। ठीक है, तो अब दूसरा भी साम्राज्य समाप्त हो गया था अलाउद्दीन खिलजी का। तो खिलजी साम्राज्य कब समाप्त हुआ? जब अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई उसके 4 साल बाद ही। उसके बाद स्टार्ट हुआ तुगलक वंश, जिन्होंने 1320 से 1412 ईस्वी तक रूल करा, शासन करा। तुगलक वंश की स्थापना गजनी मलिक, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गजनी मलिक था, जिसने गयासुद्दीन तुगलक के रूप में 1320 में सिंहासन हासिल किया था। तो गयासुद्दीन तुगलक, जिनका पहला नाम क्या था? गजनी मलिक, तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से इन्होंने गद्दी पर बैठ गए थे और तुगलक वंश की स्थापना करी थी। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने करी? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने अपने आप को गाजी कहलवाना पसंद किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी गयासुद्दीन ने विभिन्न पदों पर कार्य किया था। जौना खान गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। और जौना खान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक का बेटा। उसने ही गयासुद्दीन तुगलक को मारा था। और जौना खान ने गयासुद्दीन तुगलक को मार दिया था, अपने ही पिता को मार दिया था। और 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मौत के बाद उसका बेटा जौना खान जो था गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठा था। सब ज्यादा लोग जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का पहला नाम क्या था? जौना खान। तो पर वो गद्दी पर किस नाम से बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा कार्य कौन कौन से किए गए थे? जनता की सुविधा के लिए अपने शासनकाल में गयासुद्दीन ने किलों का, पुलों और नहरों का निर्माण करवाया था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। उसने शारीरिक यातना द्वारा राजकीय ऋण वसूली को प्रतिबंधित भी कर दिया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर आया जौना खान, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी संभाली थी। उसके कार्य पढ़ेंगे अब हम। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय ले लिया था और उसका नाम रख दिया था दौलताबाद। तो देवगिरी का नाम क्या रख दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? दौलताबाद। उसने दीवाने कोही यानी कृषि के विकास के न्याय के लिए न्याय विभाग का निर्माण करवाया। उसने दीवाने कोही का निर्माण कराया, जिसमें कृषि का विकास के लिए न्याय विभाग का निर्माण भी करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसने चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के चलवाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्योंकि उस समय में चांदी की जो प्रोडक्शन टाइप है वो कम हो गया था, इसलिए उसने तांबे के सिक्के चलवा दिए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था। ठीक है, पहले आया गयासुद्दीन तुगलक, फिर आया मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आया उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के कार्य कौन से हैं? फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खान के जन्म दिवस पर फतेहाबाद शहर की स्थापना कर दी थी। उसने अपने बेटे के जन्म दिवस पर फतेहाबाद की स्थापना करी थी। उसने जौनपुर शहर की भी स्थापना करी थी अपने बड़े भाई जौना खान की याद में। जौना खान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद शहर की स्थापना भी उसी ने करवाई थी। उसने अशोक स्तंभ को भी उसके मूल स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर स्थापित करवा दिया था अशोक स्तंभ को। उसने हिसार एवं फिरोजा की भी स्थापना करी थी। तो ये थी फिरोज शाह तुगलक के कार्य। फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत द्वारा स्वीकृत 4 कर
स्वीकारे हैं, 4 टैक्स लिए थे। फिरोज तुगलक ने शरीयत द्वारा स्वीकृत 4 करों को लिया। एक था खराज, जिसे लगान कहते हैं। जजिया था, जो कि गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था। एक था खम्स, जो युद्ध में लूट का माल कहलाता था। एक था जकात, जिसे मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। आदि को ही प्रचलन में मुख्य रूप से रखा गया। इसने सिंचाई कर हाके शर्ब लगाया, जो सिंचित भूमि की कुल उपज का 1/10वां था। इसने सर्वप्रथम राज्य की आय का ब्यौरा तैयार करवाया। तो सबसे पहले आय का ब्यौरा किसने तैयार करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर है तैमूर का आक्रमण। तैमूर 8 अप्रैल 1336 से 18 फरवरी 1405 14वीं शताब्दी का एक शासक था, जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। ये थोड़ा हटके टॉपिक है, क्योंकि हमें पढ़ने या तैमूर के बारे में थोड़ा जानने पड़ेगा। तो तैमूर ने आक्रमण कर दिया था। तो तैमूर था कौन पहले? तो पहले तैमूर का आक्रमण पढ़ते हैं। इसके मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई थी। उसके काल में उसके सभी पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। उसका पोता ग्यासुद्दीन अगला शासक बना, लेकिन 5 महीने के अल्प शासन के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय बना, लेकिन उसने सिर्फ 4 साल तक ही शासन कार्य किया। तो फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु हो गई 1388 ईस्वी तक हो गई थी। उसके बाद बना उसके पुत्र, उसके काल में उसके सभी पुत्रों को भी मार दिया गया था। उसके बाद ग्यासुद्दीन अगला शासक बना, तो 5 महीने तक रहा था। फिर नसरुद्दीन महमूद शाह तृतीय रहा था, जो कि 4 साल तक रहा था। 1398 में तैमूर ने के हमले ने सल्तनत को हिला दिया था, और इसी कारण से 1412 तक पूरी सल्तनत उत्तरी भारत के एक छोटे से हिस्से में सिमट कर रह गई थी। जब तैमूर ने आक्रमण कर दिया, तो सल्तनत एक छोटे से हिस्से में सिमट कर रह गई थी 1412 में। तो इतने में हमारा कंप्लीट होता है तुगलक वंश। इससे पहले आगे पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि तैमूर था कौन। तैमूर 14वीं शताब्दी का एक शासक था, जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो तैमूरी राजवंश का संस्थापक था। उसका राज्य पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला था। उसकी गणना संसार के क्रूर हत्यारे, लुटेरे, दंगाई एवं बरलस तुर्क खानदान में पैदा हुआ था। तो दंगाई है, उसकी गणना किसमें की जाती है? क्रूर है, हत्यारा है, लुटेरा है, दंगाई है, इस सब में। और उसकी कौन से खानदान में पैदा हुआ था? बरलस तुर्क खानदान में। उसका पिता तुर्कगाई बरलस तुर्कों के नेता था, और भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तिमूर का ही वंशज था। और भारत में मुगल शासन की जो स्थापना, साम्राज्य स्थापित किया गया था बाबर के द्वारा, उसका जो बाबर था वो भी तिमूरी वंश का ही था। ठीक है, तो तैमूर वो लोग थे। तो तिमूरी वंश का ही शासक था बाबर भी। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी तुगलक वंश तक। फिर चौथा वंश आता है सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल 1412 से 1451 ईस्वी तक रहा। जब तैमूर ने 1398 में दिल्ली की सेना को हरा दिया, तब उसने मुल्तान का शासक खिरज खान को बनाया। तो मुल्तान का शासक किसको बना दिया गया? खिरज खान को। खिरज खान ने सुल्तान दौलत खान को पराजित करके सैयद वंश की स्थापना की। खिरज खान ने क्या करा? सुल्तान दौलत खान को पराजित करके सैयद वंश की स्थापना कर दी। तो सैयद वंश की स्थापना किसने करी? खिरज खान ने। और बनवाया किसने था इसको? तैमूर ने। उसने सुल्तान की उपाधि स्वीकार नहीं की, बल्कि वह रायत आला से ही संतुष्ट था। उसने भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। खिरज खान ने वो रायत आला से खुश था। वह तारीख मुबारक शाही के लेखक यहिया सिरहिंदी ये दावा करते हैं
कि सैयद वंश की स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज था। पर तारिक मुबारक शाही के जो लेखक है यहिया सरहिंदी, वो ये मानते हैं, उनका दावा है कि सैयद वंश की स्थापना करी थी पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज ने। खिरज खान 1414 से 1451 के बाद बनने वाला शासक। फिर कौन कौन आए इनके बाद? खिरज खान के बाद मुबारक शाह है जिसने 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन करा। मोहम्मद शाह ने करा 1434 से 1445। फिर 1445 में आलम शाह गद्दी पर बैठ गया। आलम शाह के वजीर हमीद खान ने बहलोल लोदी को सेनाध्यक्ष बनने के लिए आमंत्रित कर दिया और बहलोल लोदी के डर से आलम शाह बदायूं छोड़कर भाग गया। ठीक है, तो आलम शाह अंतिम शासक था सैयद वंश का, और वो बिल्कुल फिर उसके जो अयोग्य शासक भी था आलम शाह। तो वजीर हमीद खान ने क्या करा, बहलोल लोदी को आमंत्रित करा, तो बहलोल लोदी के डर से ही आलम शाह डर के भाग गया बदायूं, जिसके कारण फिर बाद में लोदी वंश की स्थापना हुई। अब हमारा लास्ट है ये 5th, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने करी थी। 1451 से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश रहा। तो बहलोल लोदी ने शासन करा 1451 से 89 ईस्वी तक। बहलोल लोदी सुल्तान बन गया था, उसने लोदी वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने करी थी। लोदी शासक दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक तथा पहले अफगानी शासक थे। ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक भी था और पहला अफगानी शासक भी था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के शासन अफगान साथियों के साथ मिलकर बहलोल लोदी ने शासन अफगान साथियों के साथ मिलकर किया। इन्होंने क्या करा, ये इन्होंने अफगानियों के साथ मिलकर अपने अफगानी साथियों के साथ मिलकर शासन करा, जिसके कारण ही वो ज्यादा शासन कर सके थे, जिसके कारण जो शक्तिशाली अफगान अमीरों के द्वारा किसी प्रकार का विरोध नहीं सहन करना पड़ा। विरोध भी नहीं करता था कोई इनका, क्योंकि ये मिलकर ही काम करते थे, मिलकर ही शासन करते थे, अफगानियों के साथ मिलकर शासन करा करते थे। 1476 में उसने जौनपुर के शासक को पराजित कर दिल्ली सल्तनत में शामिल भी कर दिया था। बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई थी 1489 में। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। लोदी ने 1/4 टंके के मूल्य के बराबर बहलोली नामक चांदी का सिक्का प्रचलित किया, जो शासक अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रहा। तो बहलोल लोदी ने एक चांदी का सिक्का चलवाया था, बहलोली नामक चांदी का सिक्का, बहलोली कॉइन चलाया था, जो कि अकबर के समय तक लेन देन का कार्य करता रहा वो सिक्का। तो बहलोल लोदी की मृत्यु 1489 में हो गई। उसके बाद बना सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक। बहलोल लोदी की मौत के बाद सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठ गया। सिकंदर लोदी जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया करता था, जैसा कि जजिया कर आपने पढ़ाई है। सिकंदर शाह ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया, जो 30 इंच का था। गजे सिकंदरी भी चलवाया उसने अनाज पर चुंगी हटा दी, चुंगी मतलब टैक्स, और अन्य व्यापारिक कर हटा दिए, जिससे अनाज, कपड़ा एवं आवश्यकता की अन्य वस्तुएं से सस्ती हो गई। जब उसने टैक्स हटा दिया तो चीजें सस्ती भी हो गई। सिकंदर लोदी इब्राहिम लोदी के पिता थे। ठीक है, आपको याद रखना है। तो बहलोल लोदी के बेटे कौन थे? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बेटे कौन थे? इब्राहिम लोदी। तो उसने मुसलमान स्त्रियों को पीरों एवं संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अपने व्यक्तित्व की सुंदरता बनाए रखने के लिए वह दाढ़ी नहीं रखता था। सिकंदर लोदी सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान हुआ था जिसमें खुम्स से कोई हिस्सा नहीं लिया। उसने लूट से मिली रकम को नहीं रखता था सिकंदर लोदी। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी करवाई थी। आगरा मुगलों की पसंदीदा राजधानी तो रही है, लेकिन आगरा को बसाया किसने था? सिकंदर लोदी ने। याद रखना, आगरा को बसाया था सिकंदर लोदी ने, जो इतिहास में लोदी वंश का सबसे काबिल शासक रह चुका है। कौन? सिकंदर लोदी। उसके बाद आता है इब्राहिम लोदी।
1517 से 1526 ईस्वी तक। 1517 में सिकंदर लोदी की मौत के बाद उसके सरदारों ने इब्राहिम लोदी को सुल्तान बनाया था। पर क्या हुआ, इब्राहिम लोदी के भाई जो जलाल खान था, इब्राहिम लोदी का विरोध कर रहा था, इसलिए इब्राहिम लोदी ने उसको मरवा दिया, जलाल खान को। और दौलत खान और राणा सांगा ने क्या करा, बाबर को आमंत्रित कर दिया। कहां के लिए, कि इब्राहिम लोदी पर कर दे आक्रमण, क्योंकि वो शायद तंग आ चुके थे इनके रूल से। इसलिए उन्होंने, दौलत खान ने और राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित करा भारत में कि वो इब्राहिम लोदी से युद्ध लड़े। और 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा दिया। इस प्रकार से पूरी दिल्ली सल्तनत का जो आपने कार्यकाल पढ़ लिया है, उसके बाद 1526 के बाद कार्यकाल स्टार्ट होता है मुगलों का। तो 1526 में खत्म हो गए थे दिल्ली सल्तनत का पूरा काल। आगे बढ़ते हैं, पहले थोड़ी बहुत बात जान लेते हैं सिर्फ, क्योंकि यह कंप्लीट हो चुका है आपका दिल्ली सल्तनत का पूरा पार्ट। फिर है राणा सांगा। राणा सांगा कौन थे, राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट भी किया था। राणा सांगा सही मायनों में एक बहादुर योद्धा व शासक थे, जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं इस पूरे की पूरी फुल वीडियो के नोट्स, पीडीएफ नोट्स को, तो आप प्ले स्टोर से जॉन एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। वहां से आप मैसेज करके फ्री में इसके नोट्स ले सकते हैं, इस पूरी वीडियो के। फिर नेक्स्ट है दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान लाहौर का राज्यपाल था। इब्राहिम लोदी के साथ असहमति के कारण दौलत ने बाबर को राज्य पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी कर दिया था। जैसा कि हमें पता है, बाबर को आमंत्रित करने वाले कौन थे, दौलत खान और राणा सांगा, जिसने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली सल्तनत का खात्मा कर दिया। वह पंजाब के पिछले निजाम तातर खान का बेटा था, जिसने सिकंदर लोदी के पिता बहलोल लोदी के तहत लोदी वंश से अपनी आजादी का दावा किया था। एक और बात, सिकंदर लोदी को निजाम खान लोदी भी कहा जाता था, यह भी आपको ध्यान रखना है। दौलत खान वंश के प्रति वफादार था, लेकिन अपने कठोर गर्व और संदिग्ध स्वभाव के कारण इब्राहिम लोदी को धोखा दिया था उसने। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म हो गया था हमारा दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।